तो चलिए आगे चलते हैं, ज्योग्राफी का शुरू करते हैं, इसे पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ मॉक टेस्ट, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी जानना है तो आप जाइए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप समझिए, आपके सामने 50 क्वेश्चन है और सिर्फ मॉक टेस्ट है सामने, तो कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी का। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? बताइएगा, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे वो सही लगाएंगे, 3 जनवरी। अब पता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को 3 जनवरी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पढ़े होंगे ये सब शब्द, नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िएगा। आगे सवाल है दूसरा प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, देखिए न्यूनतम दूरी पड़े कब? 3 जनवरी। तो न्यूनतम दूरी कब पड़े? 3 जनवरी। तो अधिकतम दूरी कब होगी? तो 4 जुलाई को होगी। और 4 जुलाई की अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। ऊपर क्या था? उपसौर था, ये अपसौर कहलाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो देखिए इकाई में नापने की बात हो ना तो पार्शिक आंसर सही होता है, लेकिन पार्शिक तो ऑप्शन में है नहीं, तो पार्शिक का जगह पे क्या होगा? प्रकाश वर्ष। ये भी सही तो है, दूरी मापता है प्रकाश वर्ष, ये क्लियर। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है संपन्न होती है, तो कहां मौसमी घटनाएं संपन्न होती है? तो जैसे ही मौसमी घटनाएं की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्षोमंडल लगाएंगे। क्षोमंडल का कभी कभी क्या करता है? इंग्लिश शब्द दे देता है, तो ट्रोपोस्फियर टिक लगा दीजिएगा और सही आंसर हो जाएगा, है ना। पांचवा प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो कौन परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो और कोई नहीं करेगा, ओजोन गैस करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नो बकवास। डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहां होती है? तो डोल ड्रम पेटी की समान स्थिति कहां होती है, बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बता देते हैं कि जैसे ही डोल ड्रम की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा के निकट टिक जो लगाएंगे वो सही टिक लगाएंगे। और आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के जो निकट जो टिक लगाए हैं वो कितना होता है? दोनों तरफ से 10 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब पेटी होते हैं। कहां? भूमध्य रेखा के निकट, याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा जानकारी बाद में। सातवां प्रश्न, फेरल का नियम किस से संबंधित है? लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी तो खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म हो चुका है वन लाइनर, तो सिर्फ इसलिए शुरू कर दिया हूं मॉक टेस्ट। और 10 है तो समझिए फटाफट खत्म। तो फेरल का नियम बताइए किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम पवनों की दिशाओं से संबंधित है, पवनों की वेग से नहीं, पवनों की दिशाओं से संबंधित है। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो टोर्नेडो क्या होता है? बवंडर को कहते हैं, ठीक है। तो टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? तो टोर्नेडो जो है एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र माना जाता है, याद रखेंगे, ऐसे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नो एक्सप्लेन हो रहा है, सिर्फ मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। नौवां प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो पछाव शब्द से बताइए क्या तात्पर्य है। 50 क्वेश्चन है टोटल, बताएंगे। तो पछाव शब्द का नाम सुने होंगे, तो पछाव शब्द का नाम ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। एक ऊंचा बादल होता है पछाव, ठीक है। नेट पे सर्च मारिए, देखिएगा, दिखेगा बादल जैसा। 10वां प्रश्न क्या है कि समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं NaCl पाया जाता है, समझ गए? क्या पाया जाता है? NaCl। तो NaCl कौन है? ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड है, समझ गए? ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दे दिया मैंने। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न बताइए क्या होगा? तो 11वां प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ठंडा है कि गर्म है? आगे तो ये जान लीजिए। तो अगर जो जानते हैं कि ठंडा है तो वो गलत है, गर्म है तो वो सही है। तो याद रखिएगा अंध महासागर की एक गर्म धारा है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप चले जाइए, पढ़ा चुके हैं हम इसके बारे में। 12वां प्रश्न है, ये सब तो एकदम पढ़ा चुके हैं। हिंद महासागर की गर्म धारा कौन सी है? बताइए कौन सी है हिंद महासागर की गर्म धारा? 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी अगुल हास धारा जो है गर्म धारा है हिंद महासागर का। चलिएगा 13वां प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। 13वां प्रश्न बताइए लाल सागर एक उदाहरण दीजिए। लाल सागर एक क्या है? खाली जगह को भरिए, इस जगह को भरिए, बताइए क्या होगा? तो लाल सागर एक क्या है?
बता सकते हैं तो बताइए। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिए भ्रंश संरचना है लाल सागर। ठीक है, लाल सागर एक उदाहरण है किसका? भ्रंश संरचना का। 14 प्रश्न क्या है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली जगह है चट्टानों से होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसे होती है? इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दे दिए होंगे। 14 प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी अग्नेय तथा तलछटी दोनों से होता है। याद किया, दोनों चट्टानों से होती है। आगे चलेंगे। 15वां प्रश्न है कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? कौन सी ऐसी चट्टान है जो कि जैविक चट्टान में आता है? बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी कोयला जो है आपका जैविक चट्टान में आता है। चलिएगा 16वां प्रश्न की बात करेंगे। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बताइएगा। गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? बताएंगे। 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जलोढ़। याद रखिएगा जलोढ़। प्रश्न है उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा, झंझा मतलब तड़ित मतलब बिजली चमकने जैसे चमकता है ना, याद रखिएगा, झंझा एक ही समय पर होता है और मिलने वाली रेखा कहा जाता है, तो उसे कहते हैं आइसोब्रोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोब्रोंट कहते हैं। तो इसी को तड़ित झंझा, तूफान उफान हो गया, बिजली के चमकना हो गया, हवा तेज हो जाना, बारिश तेज हो जाना, तो इस तरह की बात को ही तड़ित झंझाल कहते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मॉक टेस्ट में बोर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न बताइए। आइसोबात रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है, तो किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो गहराई को दर्शाने के लिए। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो बिली विली से क्या तात्पर्य है? तो बिली विली का मतलब क्या होता है, उसका तात्पर्य बताइए, बताएंगे। तो 19वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए वो सही देंगे। ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं बिली विली, जो कि ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मौसम जो पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा इसके बारे में भी। रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर ऐसे बोलते हैं, रिएक्टर बोला जाता है। मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिएक्टर से किसका मापक जो है, रिएक्टर जो मापक है उससे किसका मापन करते हैं? बता सकते हैं तो हाँ। 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी भूकंप रिएक्टर स्केल। सुने है ना, उसी को कर दिया है। 21वां प्रश्न की बात करें। अधिकतर भारतीयों का संबंध बताइएगा समूह से है, किस समूह से है? अधिकतर जो भारतीय हैं उनका संबंध किससे है सबसे ज्यादा? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कॉकशायर्ड, याद रखिएगा कॉकशायर्ड से है। 22वां प्रश्न है अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे। 22वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी अमेरिंद, अमीन ऐसे बोलते हैं, अमेरिंद बोला जाता है। ठीक है। 23वां प्रश्न है कि चावल किस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण फसल है? चावल जो है किस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण फसल है? बता सकते हैं तो हम ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा मानसून का है। याद रखेंगे, ये सब पढ़ाया नहीं, पढ़ा दूंगा। ठीक है। 24वां प्रश्न है कौन सा क्षेत्र रसदार फलों मतलब नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? बताइएगा। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय से संबंधित है। ठीक है। चलिएगा 25वां प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा है? ये कल ही वीडियो ये मैं बताया था, इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो बताइएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा शीतोष्ण प्रदेश है। मैं बता दूं कि अगर मेरा वीडियो आपको नहीं मिल रहा हो या आप चाहते हैं महामैराथन के रूप में वीडियो, तो आपको जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको सारा मिल जाएगा, हर तरीके से वीडियो बना के दिया हुआ है आपको। एक बार भी ही चाहते हैं तो वो भी मिला हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक चाहते हैं वो भी वीडियो बना हुआ है। तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और सारा चेक कर लीजिए, आपको हर टॉपिक का हो चुका है। ज्योग्राफी सिर्फ लास्ट है और एक केमिस्ट्री, उसके बाद जो भी है विविध प्रश्न करवाएंगे, जो कि डांस हो गया, खेल हो गया, जिससे वन लाइनर और मॉक टेस्ट दोनों हो सकेगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा, जाइए और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट जो है वीडियो दिया हुआ है अभी के लिए। 26 क्वेश्चन नंबर है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। आप जानते हैं, और ये जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ ये 23 और 24 का जो है, याद रखिएगा 23 और 24 का है। ठीक है। 23 और 24 ज्यादातर मानिए कि 22 और 23 माना जाता है। ठीक है। ऐसे बुक तो दिया हुआ है 23 और 24। अगला जो मैं लाने वाला हूँ 24-25, इसका जो है पब्लिकेशन जो लाने वाला हूँ नया एडिशन, इसका 24-25 लाऊंगा। जल्द ऑर्डर कर चुका हूँ, बस आने वाला है। 27वां प्रश्न है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताइएगा तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताएंगे। 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए चीन है। मूंगफली में भी चीन ही है, आपका तंबाकू में चीन है,
ठीक है, आगे चलिएगा। 28 क्वेश्चन नंबर है कि लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइएगा कहाँ उत्पादन होगा? ये सवाल का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए यूएस में होता है। ठीक है, ये सब कपास के मामले में अगर देखा जाए ना तो यूएस चले जाइए। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर है कि भारत संसार में खाली जगह है का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा उत्पादक है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी होगा, मक्खन तथा घी होगा। 30 प्रश्न क्या है कि संसार में 30 प्रश्न है, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश है बताइएगा? सबसे बड़ा उत्पादक देश। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए है चीन है। ठीक है, क्या है? चीन है। अब जानते हैं 31वां प्रश्न क्या है कि संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए 31 का। तो ऑप्शन नंबर ए यूएस है। ठीक है, आगे चलेगा। आपका 32 क्वेश्चन नंबर है संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक बताइए सीमेंट में। ठीक है, 32 का तो ऑप्शन नंबर सी यूएससी लगाइएगा। ठीक है, 31 का भी क्या लगाए? गंधक के मामले में यूएस है, आप जानते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। 33 है कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो यूएस में ही होता है। देख रहे हैं? चलिए, आपका 34 क्वेश्चन नंबर है कि किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी क्यूबा को कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 35 क्वेश्चन नंबर है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। करीबा बांध ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजिया में है। ठीक है, जाम्बेजिया बोला जाता है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइएगा 36 का? तो ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आगे चलेंगे। 37वां प्रश्न है भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु जो है कौन सा है बताइएगा? कितने अक्षांश पे है बताएंगे? बताइएगा। 37 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है ना। आगे चलेंगे। 38वां प्रश्न है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये सब मैं करवा चुका हूँ ऑनलाइन में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है बताइएगा? 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व में। 39 क्वेश्चन नंबर बताइए भारत की सर्वोच्च चोटी केटू जो है बताइएगा किस श्रेणी में आता है? बताइएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिए काराकोरम श्रेणी में आता है। 40 प्रश्न, बस 10 क्वेश्चन और खत्म। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है, किसको कहा जाता है रहेगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है, मतलब दक्षिणी द्वीप समूह को कहा जाता है मिनिकॉय, सॉरी। चलिएगा। 41 क्वेश्चन नंबर है तिस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? बताइएगा किसका है? तिस्ता जो है किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है बताएंगे 41 का? तो आप बताइए ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा लगाइएगा। 42 क्वेश्चन नंबर है कि सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बहती है। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर बताइए ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो किस क्षेत्र में पहुंचता है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट में पहुंचता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 44 क्वेश्चन नंबर 44 कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ती है? तो दरारें जो पड़ती है वो बताइए क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाइए और मेरे ऑनलाइन को देख सकते हैं। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो काली मिट्टी। 46 का बात करते हैं रूट नॉट किस फसल की बीमारी है बताइएगा? रूट नॉट बताएंगे ऑप्शन नंबर बी टमाटर। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर बताइए गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है बताएंगे? तो बताइए ऑप्शन नंबर बी रेड रॉट। क्वेश्चन नंबर बताइए ब्लैक आर्म बताएंगे ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है बताइएगा? इस ऑप्शन के जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी कपास। 49 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए चावल। ठीक है, दे रहे हैं ना मॉक टेस्ट, याद रखिएगा। कैसा लगा ये बताइएगा, कितना सही हुआ ये बताइएगा। ठीक है, समट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है बताइएगा? तो 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी बाजरा। ठीक है, और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो जय हिंद, जय भारत।